हमारे साथ है शिवसेना के विधायक नीलेश राणे। नीलेश जी, लगातार चुनाव प्रचार में एकमात्र मुद्दा जो लगातार गूंजता रहा वो पैसे के इस्तेमाल का। आपने एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी क्यों आपको लगा कि ये सही समय है, अगर इसे अभी नहीं उठाया गया तो स्थानीय निकाय के चुनाव में ये दिन ब दिन ये चीज़ें और भी ज़्यादा गंभीर होती जाएगी? देखिए, जब मैं ये चुनाव में उतरा तब मैंने पहले दिन से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौहान जी, रविंद्र चौहान जी, उनके खिलाफ मैंने कोई प्रूफ दिखाए कि ये प्रूफ है, और क्योंकि ये आएंगे तो इधर पैसे का जोर बढ़ेगा। अब ये जोर बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे स्टैंड लेना पड़ा। अच्छा, आप देखिए, हम लोग स्टेट में साथ में लड़ रहे हैं, मतलब स्टेट में जो है वो साथ में है। जब हमने मांग रखी उनके सामने, चौहान जी के सामने, कि अलायंस ऊपर है तो स्टेट में है तो फिर डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए, उन्होंने माना नहीं। उन्होंने ऐसा समझा कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ क्या अलायंस करूं मैं। उन्होंने उसको खारिज कर दिया, मतलब अलायंस नहीं करेंगे, वो डिसीजन ले लिया उन्होंने। फिर उन्होंने ये सब पैसे यहाँ वहाँ रखना, अपने लोगों के पास, अपने घरों, मतलब 6-7 घर ऐसे हैं जहाँ पे पैसे रख के ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता था। मैंने वहाँ जाके पुलिस मैं लेके गया, इलेक्शन ऑफिसर्स को लेके गया और उनको दिखाया कि देखिए ये सब हो रहा है। इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर कैसे होगा, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? आप यही करते रहेंगे तो इलेक्शन का मतलब क्या है? आपके पास आज पैसा है और एक एक वोट के पीछे 25-25 हज़ार। एक गरीब आदमी जो इंडिपेंडेंट खड़ा है, मेरा छोड़ दीजिए, जो इंडिपेंडेंट, बहुत सारे इंडिपेंडेंट ये इलेक्शन में खड़े रहते हैं क्योंकि गरीबों का इलेक्शन है, एक छोटे से गांव का, शहर का इलेक्शन है। आप जहाँ पे 15,000 वोटिंग नहीं है या 15,000 के आसपास वोटिंग है, आप वहाँ पे 25-25 हज़ार रुपये अगर एक वोटर के पीछे लगाओगे, वो बेचारा गरीब इंडिपेंडेंट आदमी जो अपना घर का 2 व्हीलर बेच के जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो क्या बर्बाद हो जाए? अच्छा, उसके बाद ये जो पैसा आप दे रहे हैं ना, यंग जनरेशन, क्योंकि गोवा हमारे बॉर्डर को लग के है, कसिनो में जाके खेल सकता है, जुआ खेल सकता है, दारू पी सकता है, उसको शौक लगेंगे कि मेरा ये शौक आ गया पैसे के बाद। जिसका एक्सेस पैसा आता है जिसके पास, उसका वेस्टेज ज़्यादा होता है। ये आप अलग अलग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो आप जो एक्सेस पैसा देने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत इंटेंशन से दे रहे हो, इसका सही इस्तेमाल नहीं होने वाला। तो मैंने वहाँ पे स्टैंड लिया। कल रात को एक गाड़ी पकड़ी गई जहाँ पे बीजेपी के वहाँ पे पदाधिकारी जो थे, वहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पैसा लेके गाड़ी में घूम रहे थे। एक गाड़ी में तो नंबर प्लेट नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ था। तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं तो रुकना चाहिए और मुझे स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन आप आमतौर पे इतनी कोई डेयरिंग नहीं करता है कि सत्ताधारी पार्टी अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का इमेज खराब होगा, अपनी सरकार के खिलाफ की जो सर्वोच्च पार्टी, उसी के सर्वोच्च नेता जो है प्रदेश के, वो इस तरह से अगर आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए सर, तो उनको भी सोचना चाहिए ना। अगर वो एक नीलेश राणे को हराने के लिए इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, इतने सारे पैसे बांट रहे हैं, वो किसको हराने के लिए? मुझे हराने के लिए। तो अलायंस में मांग ही रहा था। हमारे पार्टी के हर नेता अलायंस मांग रहे थे, इन्होंने नहीं किया। अच्छा, अलायंस नहीं किया, छोड़ दो, आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लड़ो। ये 25-25 हज़ार रुपये, मुझे पहले लगा किसी की सैलरी बोल रही है, बाद में पता चला कि ये पर वोटर का रेट बोल रहे हैं। आप मुझे हराने के लिए सब कर रहे हो ना, तो मैं अपना स्टैंड नहीं ले सकता। आप अलायंस के बारे में नहीं सोच रहे हो, मैं अलायंस के बारे में सोचूं, ऐसा आपको लगता है। तो आपको भी सोचना चाहिए था कि अगर आप, हमारा जो अलायंस पार्टनर है उसका एक विधायक है, अगर वो अपने क्षेत्र में जीतने की कोशिश कर रहा है तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो तो लड़ रहा है, हम भी लड़ने चाहिए। आप वो नहीं कर रहे हो, आप ये पूरा कालाबाजारी करके इसको आप इलेक्शन को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसको रोका क्योंकि मेरी पार्टी इधर इंडिपेंडेंट खड़ी है, हम लोग अलायंस में नहीं लड़ रहे। यहाँ पे जितना ख्याल मैं रखता हूँ ना अलायंस का, वो भी रखते, तो ये सब आज होता ही नहीं। यही मेरा कहना है।
इसके साथ ही में हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं यहाँ पर मतदान जो होता है, पार्टी चाहे कोई भी रहे, लेकिन राणे परिवार के नाम पर उन्होंने जो काम किया उसके नाम पर लोग मतदान करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से काफ़ी अग्रेसिवली उतरने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात ये कही जा रही है कि 100% भाजपा जो उनका नारा है उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करे सिंधुदुर्ग में। देखिए, बीजेपी में मेरी फैमिली भी है, मेरे पिताजी बीजेपी में है, मेरा भाई बीजेपी में है, वो भी मेरा ही परिवार है। मैं वो परिवार, अपने ही परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा? मेरी ये जो लड़ाई है ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। मेरी लड़ाई ये जो कल्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये लोग डिस्ट्रिक्ट में, ये जो पैसा लाने की 15,000 वोटरों के लिए आप 30-30 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, 50-50 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो। उनके अगर कोई नगर सेवक चुन के जाएंगे तो वो क्या काम करने जाएंगे कि लूटने जाएंगे वहाँ? उनको रोकने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। ये जो कल्चर लाने की, हमारे सिंधुदुर्ग में ऐसा कल्चर नहीं था, सब खा पी के सुखी है। आपसे किसी ने पैसा मांगा क्या? आप ये जो बांटने की कोशिश कर रहे हो, ये आप अपनी लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश करो पैसा बांट के। ऐसे लीडरशिप तैयार हो नहीं रही थी, तो मैं पैसा दे के मैं लीडरशिप तैयार करूंगा। इनका ये जो कोशिश है, ये जो प्रयास है ना, ये कल्चर के मैं खिलाफ हूँ। ये रुकना चाहिए। अगर ये इलेक्शन में, ये इलेक्शन में 25,000 रेट है, अगले इलेक्शन में 50,000 होगा तो कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए। तुम इलेक्शन लड़ो, ये बैलेंस ही नहीं होगा ना सर। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम इलेक्शन में क्यों खड़े हैं? हमारा क्या फिर स्टैंडिंग क्या है इलेक्शन में? जब ऑलरेडी इलेक्शन के वोटर डिसाइड हो चुके हैं, पैसे बांटे जा चुके हैं, वोटरों में एक अलग मैसेज जा चुका है, तो हम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या? मेरा वो कल्चर के खिलाफ ये सब जो मैं कर रहा हूं ना, आप मत लाओ इधर। आप जब जब लाएंगे मैं आपका विरोध करूंगा। जो कोई लाएगा ये कल्चर को मैं विरोध करूंगा, भले वो पार्टी कहीं के भी हो, उनके नेता हो, उनको बोलने का तो मैं काम करूंगा। मैंने पहले भी बोला था साहब ये कल्चर ठीक नहीं है, पर वो लोग सुनते नहीं हैं। दिन ब दिन 10,000 का रेट 15,000 बढ़ जाता है, दूसरा दिन फिर 15,000 का रेट 25,000 बढ़ जाता है। मतलब वीडियो गेम में भी ऐसे नहीं हो सकता कि इतने आंकड़े जो बदले जाते हैं ना, ये एक एक दिन के आंकड़े मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे जुए में भी नहीं हो सकता, अगर कोई जुआ फॉलो करता होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे लोगों को बिगाड़ना है, यहाँ का कल्चर ख़राब करना है, और जो मैं होने नहीं दूंगा। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का खोलकर आप जिक्र करके उनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। क्या सर्वोच्च लेवल पे आपकी तरफ से प्रयास किया गया ताकि जानकारी दी जाए इस संदर्भ में? किस चीज़ में? सर्वोच्च, जो उनके सर्वोच्च देवेंद्र फडणवीस जी हो या फिर एकनाथ शिंदे जी हो, क्या उनको आप लोगों ने जानकारी दी सत्ता के सर्वोच्च? देखिए सर, क्या होता है, अगर ये क्या फीडिंग देते हो ऊपर फडणवीस साहब को, वो मुझे नहीं ना पता। मेरा काम है चीज़ों को रोकना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मेरे एरिया में, मैं बाहर कहीं नहीं ना गया, मैं अपने क्षेत्र में ही ये सारा कुछ ढूंढ के मैंने आपके सामने रखा। पर फडणवीस साहब को हम लोग बहुत मानते हैं, वो हमारे नेता है, महायुति के अलायंस के नेता है, और उनको हम बहुत मानते हैं। पर यहाँ के जो ये बाकी के जो लोग हैं ना, ये जो रवि चव्हाण साहब जैसे जो लोग हैं, ये लोग ऊपर क्या फीडिंग दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता। उन लोग ने शायद मुझे विलन बनाया होगा कि देखिए ये ख़राब कर रहा है, सब पार्टी का नाम खराब कर रहा है, पर वो ये नहीं बता रहे कि हम नीचे क्या ला रहे थे, हम लोगों में क्या बांट रहे थे, और उसके वजह से नीलेश राणे जो बोल रहा है वो बोल रहा है, वो ये नहीं बताएंगे। वो मुझे विलन बनाने की कोशिश करेंगे। वो उनको पहले से उनको वही जमता है, और वही वो लोग ऐसे जो गिने चुने लोग हैं वो वही करते आ रहे हैं। इसीलिए लीडरशिप को जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो मेरे हिसाब से सही वाला मैसेज नहीं पहुंच रहा है। इनका मैसेज पहुंच रहा है जो ये लोग बढ़ा चढ़ा के करते हैं। आपने कहा कि आपको हराने के लिए जो पूरी साजिश रची जा रही है, जो प्रपंच रचा जा रहा है, वो नीलेश राणे को हराना चाहते हैं, नीलेश राणे को खत्म करना चाहते हैं। देखिए साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कोई किसी के कंपटीशन में नहीं, मैं किसी के उठने बैठने में नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। आप मुझे कहीं देखेंगे भी नहीं, मेरा कहीं उठना बैठना भी नहीं होता। पर मैंने उनको एक बार बोला था कि देखिए सर, मैं बीजेपी में नहीं आऊँगा, मुझे शिंदे साहब ने विधायक बनाया, उनके आशीर्वाद से मैं विधायक बनाऊँ, उनको मैं ज़िंदगी भर उनके आशीर्वाद से ही चलूँगा, और जो कुछ मेरा आगे होगा, भले मैं कुछ भी ना रहूँ कल,
कल मुझे सीट भी ना मिले, मुझे टिकट भी ना मिले, तो भी मैं शिंदे साहब के साथ रहूँगा। शायद उनको 100% में वो पूरी बात लगी होगी कि 100% में ये नहीं आएगा, इसको उड़ा दो अभी। आप समझ रहे हो, मार्किंग किया जा रहा है, टारगेट को मार्क किया जा रहा है, और ये तैयारी 2029 की हो रही है, 2029 की हो रही है। आज मार्किंग करेंगे, थोड़े सालों में उड़ जाएंगे, पर मैं उड़ने वालों में से नहीं हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मेरा गवर्नमेंट से 1 रुपया आना या उनको देना बाकी नहीं है। मैं अपने प्राइवेट जो भी अपने बिजनेस पे ये सब करता हूँ, और इसका कुछ भी नहीं है खोलने के लिए। तो इसके लिए अभी चारों तरफ से ये पैसे दे दे के उनको ये इलेक्शन जीतना है, पर ऐसे पैसे दे के वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। 10 साल तक आप जो है लगातार संघर्ष करते रहे, अब जब आपको शिवसेना में दोबारा मौका मिला और आप धीरे धीरे फिर एक बार रीबिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं पार्टी टूटने के बाद, एक बात ये कहिए कि इस पूरे विवाद की वजह से अब चूंकि शिवसेना का स्टैंड आप ले रहे हैं, लेकिन नीतीश जी जो है बीजेपी के विधायक के मंत्री भी है, तो उन्हें भी बयान देना पड़ रहा है आपके खिलाफ, तो इसका असर परिवार पर भी हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी जानते हैं, और जहाँ रहते हैं वहाँ 100% रहते हैं। मैं ये पार्टी में हूँ, जैसे बड़े साहब वो पार्टी में है, नीतीश वो पार्टी में है, तो वो उनका काम करेंगे, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, पर परिवार पूरा एक है, एक ही रहेगा। ये डिस्प्यूट या आपको जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट लग रहा है, ये हम घर नहीं लेके जाते, वो गेट पे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको जो मतलब बाकी आप शायद नहीं, पर जो बाकी के जो चैनल्स या मराठी न्यूज़ चैनल जो कुछ दिखाने की कोशिश करें ना कि मैं वर्सेस मेरी फैमिली या मेरी फैमिली वर्सेस मैं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग आज भी साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, पर टाइम कम मिलता है क्योंकि इलेक्शन क्षेत्र अलग अलग है, तो इसके लिए टाइम कम मिलता है। पर जब भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं, और पॉलिटिक्स हम गेट के बाहर छोड़ते हैं। एकनाथ शिंदे जी इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हम देख रहे थे, खुलकर आपके साथ खड़े थे, आपके घर पर भी वहाँ पर आए थे। उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उस बारे में आपकी चर्चा हो पाई, जिस तरह का आप लगातार अग्रेसिव स्टैंड ले रहे, एक के बाद एक एक्सपोज कर रहे पैसे के मुद्दे पर? देखिए, मैं मेरे क्षेत्र का जो काम कर रहा हूँ, साहब को मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको बहुत जगह प्रचार करना पड़ता है, बहुत जगह जाना पड़ता है। दिन में शिंदे साहब 6-6, 8-8 सभाएं ले रहे हैं, तो ऐसी सारी पब्लिक रैली में जाना पड़ता है, पब्लिक मीटिंग्स, और बाकी पार्टी का काम होता है। तो मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का अगर उनको काम बताते रहूँगा, उनको मैं पकाते रहूँगा, तो उन्होंने मुझे फिर इस एरिया का इंचार्ज क्यों किया है? कुछ डिसीजन मुझे लेने चाहिए, मुझे मेरे पार्टी के लीडर को डिस्टर्ब बिना किए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको तकलीफ़ ना हो। उन तक अगर कोई बात पहुँचती है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि नीलेश कहाँ तक आया, क्यों हुआ, मैं उसकी जानकारी साहब को देता हूँ। वहाँ तक ये सीमित है, पर मैं जानबूझ के सामने से मेरे लीडर को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि उनको और 100 काम है। ठाकरे सेना लेकिन कह रही कि इस बार जो है परिवर्तन होगा, भले ही आप मैदान में, बीजेपी मैदान में, हम भी मैदान में, हमारा ही गढ़ रहा है, भले ही पार्टी तोड़ के शिंदे जी ने ले लियो, लेकिन ये हमारा गढ़ है। कौन सा वाला? ये पूरा कोंकण बेल्ट, आपका सिंधुदुर्ग खासतौर पर। उनको उम्मीदवार भी नहीं मिले। आप पूछताछ कीजिए, ये क्षेत्र में जो उम्मीदवार उनके खड़े हैं ना, वो बीजेपी से लिए उन्होंने, और नीचे के कुछ कैंडिडेट यहाँ वहाँ से लिए हुए हैं, कांग्रेस के कुछ लिए हुए हैं, या ऐसे। उनको उम्मीदवार भी नहीं मिले फॉर्म भरने के लिए। ऐसी गरीब अवस्था उनकी हो चुकी है, उनको बड़ी बातें करनी पड़ती है, क्योंकि अभी उनके पास उतना ही बाकी है, अकाउंट खाली हो चुका है, एनपीए होने वाला है। तो इसके लिए उनको ये बोल के कैसे चलेगा कि बर्बाद हो चुकी है पार्टी, हमारे नेताओं ने बर्बाद कर दी पार्टी, ऐसे तो नहीं ना बोल सकते वो लोग। उनको बोलना ही है कि हमारी पार्टी जीतने वाली है, भले वो बाद में एक भी सीट नहीं आए, पर आज मैदान छोड़ दिया, ये मैसेज कार्यकर्ताओं में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उनको ये स्क्रिप्टेड है, ये बोलना ही पड़ता है। एक आखिरी सवाल मेरा, आप चूँकि कुछ ही समय बचा हुआ है, भगवा लहराने को लेकर इस इलाके में आप जो प्रयास कर रहे थे, जिस तरह का मुकाबला बीजेपी की तरफ से दिया गया है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने जगहों पर आप लग रहा है कि शिवसेना का भगवा जो है इस बार हर हाल में लहरा के रहेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता हमको आशीर्वाद देगी। हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, हम लोगों के कोर्ट में जा रहे हैं।
लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं आपको शहर कैसे चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। 21st सेंचुरी वाला शहर आप जो मोबाइल पे देखते हैं, जो कंप्यूटर पे देखते हैं, कोई अब्रॉड जाके देखता है, कोई मुंबई या ऐसे बड़े शहरों में जाके देखता है, तो उनको जैसा शहर चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो कौन आपको सबसे ज़्यादा दे सकता है, कौन देने का आपके सामने विजन रखता है, कौन विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने रखता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और उनका एक रिस्पांस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि टोटल 4 इलेक्शन है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सब जगहों पर शिवसेना जीत के आएगी। हमसे बात करने के लिए तो ये थे नीलेश राणे। इनका साफ तौर पर कहना है कि शिवसेना ने अपने दम पर जो है चुनाव प्रचार किया और 4 ही जगहों पर शिवसेना का भगवा लहराएगा। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी।